हाई कोर्ट के जज कह रहे हैं कि मतलब गजब ही साथ चल रहा है बॉस। कल को तुम कह दोगे कि भारत जो है वो वक्फ प्रॉपर्टी, तो भारत तुम्हारा हो जाएगा, भारत वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगा। सुनिए जज साहब ने वक्फ बोर्ड की कैसे क्लास लगाई थी। कल को वो जो भी सरकारी दफ्तर को कह देंगे कि वक्फ प्रॉपर्टी तो हो जाएगा। मेरा सीधा सा क्वेश्चन है, ब्लंट, कल को अग्रवाल साहब की प्रॉपर्टी का नोटिफिकेशन निकल जाएगा तो फिर अग्रवाल साहब को निकाल के बाहर कर दें, ये उसके लिए कोई प्रोसीजर है? इतना ही पूछ रहा हूँ भाई। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, कैसे डिक्लेयर हो गया 89 में? Section 5C. The notification is issued under this. भाई साहब आप तो ताजमहल भी ले लो यार, लाल किला भी ले लो, कौन मना कर रहा है? देखो मैं या प्यार से क्वेश्चन समझ में नहीं आते आप लोगों को? सिर्फ ऑनरेबल कोर्ट किसी के अरे ऑनरेबल कोर्ट का छोड़ो, किसी की भी प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। टेल मी, सेक्शन 5 में नोटिफिकेशन होगा, फलाना होगा, पूरे भारत का प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दो देन, क्या नोटिफिकेशन का वैलिड हो जाएगा? The property was already declared as a ancient monument by issuing a notification in the early 19s. बिना किसी ओनरशिप को, बिना कुछ देखे, क्या ओनरशिप थी आपकी इसके पहले से, prior to this notification which was issued under the Ancient Monument Act? Who was the owner of this property? नोटिफिकेशन इशू हो गया तो प्रॉपर्टी आपकी हो गई। तो कहाँ छोटे छोटे नोटिफिकेशन इशू हो रहे हैं, इकट्ठा एक ही कर दो, झंझट खत्म। सुन रहे हैं आप? जज साहब भी सवाल पूछ रहे हैं कि क्या छोटे छोटे नोटिफिकेशन जारी करो, फिर इकट्ठे ही कर दो। यही तो पब्लिक भी कह रही है। और इसमें वक्फ बोर्ड का क्या दोष है भाई? जब कांग्रेस की सरकार 1995 में कह रही है कि वक्फ बाय यूजर कर लो ना, तुमको दिया पावर यार, जहां मन तुम कहो वक्फ बाय यूजर, हो गई जमीन तुम्हारी। तो जब कांग्रेस दे रही है तो वक्फ बोर्ड कर रहा है, सरकारें देंगी तो उसको क्या दिक्कत है भाई, वो कर रहा है। और वही वो कह रहे हैं कि भाई इकट्ठा कर दो, निकालो नोटिफिकेशन, भारत हो गई वक्फ की प्रॉपर्टी, खत्म करो मामला। और कोई नरेंद्र मोदी इसको करे तो बोल दो कि मुसलमान विरोधी है मोदी। नरेंद्र मोदी मुसलमान विरोधी होना हो, लेकिन जिन्होंने वोट के चक्कर में एक धर्म को इतनी असीम शक्तियां दे दी और दूसरों को किनारे लगा दिया, वो देश विरोधी जरूर है बॉस। इसी वजह से वक्फ एक्ट में संशोधन करने की मांग लगातार होती रही, लेकिन जब भी ऐसी कोई बात होती है तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स आड़े आ जाती और यह कहा जाने लगता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन जो लोग ये बातें करते हैं वो भूल जाते हैं कि वक्फ बोर्ड के सताए हुए सिर्फ हिंदू नहीं है। वक्फ बोर्ड की मनमानी के पीड़ितों में शामिल दिल्ली के खालिद उर रहमान काजी को सुनिए, जो कागज दिखाकर बता रहे हैं कि इनके बाप दादाओं की 360 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड को दे दी गई। भाई बोर्ड का अब ये 123 प्रॉपर्टियां हैं, कम से कम इसमें 20-22 प्रॉपर्टी हमारी अपनी हैं, जो निजामुद्दीन में और इसके अंदर जो आज इनके नाम बदल दिए गए हैं। तो इनके खिलाफ आप केस लड़ रहे हैं? हमारा केस एक साकेत कोर्ट में भी चल रहा है, निजामुद्दीन की एक प्रॉपर्टी है उसमें चल रहा है, वो भी पेंडिंग में है, और एक 30,000 में इसी खसरा नंबर 242 में इसी प्रॉपर्टी को लेकर के चल रहा है अरशद मदनी साहब से। तो अरशद मदनी साहब से कई बार टेबल पर बात भी हुई है, लेकिन वो कहते हैं कि हमने तो वक्फ बोर्ड से लिया, हमें बहका करके दिए कि वक्फ बोर्ड की जगह है। जब हमने अपने कागज दिखाए तो वो भी एकदम अचंभे में रहेगा कि यार ये तो इसके मालिक मौजूद हैं। मतलब प्रॉपर्टी आपकी थी, आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे दी गया और वक्फ ने आगे बेच दी। वो वक्फ ने बेच दी है, ये चौधरी मतीन के जमाने में बिकी है और सबने पैसे खाए हैं। सबने पैसे खाए हैं, ये बोलने वाला हिंदू नहीं है, एक मुसलमान ही। वक्फ बोर्ड में संशोधन का पूरा विपक्ष विरोध कर रहा है, लेकिन अब सरकार को एक मुस्लिम संगठन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल से वक्फ बोर्ड में किए जाने वाले सुधारों पर समर्थन मिला। AISSC ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमारा संगठन सरकार की तरफ से लाए जाने वाले वक्फ एक्ट में सुधारों का समर्थन करता है। AISSC चेयरमैन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने कहा कि ये सुधार बहुत समय से पेंडिंग थे। अभी जो वक्फ एक्ट चल रहा है वो कारगर नहीं है, उसमें दरगाहों का जिक्र तक नहीं है। वक्फ बोर्ड तानाशाही तरीके से काम करते हैं और उनमें कोई पारदर्शिता नहीं। हमें पूरी आशा है कि सरकार जो बदलाव लाएगी वो सभी के फायदे का होगा। यानी आप ये देखिए कि वक्फ में सुधार की मांग पहले भी हुई है और अब सरकार उसमें बदलाव करती रही, लेकिन इंडी गठबंधन इन सुधारों का भी विरोध कर रहा है। इसमें भी हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। और मैंने आपको बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये सवाल नहीं है। सवाल यह है कि इंडिया अलायंस सिर्फ इतने सालों से सिर्फ मुसलमान मुसलमान क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन ये कोशिश भी कर रहा है कि कैसे देश में लोगों को डराया जाए,
ताकि पब्लिक डर के मारे, दूसरी वजहों से, गुस्से में, डर में, किसी भी वजह से सड़क पर आए और भारत में बांग्लादेश जैसे हालात बने। हमने आपको कल भी बताया था कि देश में सभी को जलता बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को इस आपदा में नरेंद्र मोदी के खिलाफ माहौल बनाने का अवसर दिख रहा है, ताकि वो नरेंद्र मोदी को हटाने का लोकतांत्रिक तरीका तो अपनाकर भी विफल हो रहे हैं, तो सड़क का रास्ता अपनाया जाए। कल सलमान खुर्शीद ने कहा था कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में हो सकते हैं। आज कांग्रेस के एक और नेता रहे मणिशंकर अय्यर ने इससे आगे बढ़कर बात कह दी कि भारत में तो बांग्लादेश जैसे हालात बन चुके हैं। मणिशंकर अय्यर ने क्यों ऐसी बात कही है, एक बार वो सुनिए, फिर आगे की बात बता। ये जो बेरोजगारी है वो बहुत बढ़ चुका है आर्थिक विकास के बावजूद। मतलब वहाँ की परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में काफ़ी एक कंपैरिजन कर सकते हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा कि शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या, वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। वहाँ तो उभर गए हैं लेकिन यहाँ भी वो शुरू हो गए हैं। तो जो सबक हमें सीखनी है वो ये है कि विकसित भारत बनाना एक चीज़ है, लेकिन वो आज़ाद भारत होगी क्या। मणिशंकर अय्यर अपने ही बातों में कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो कांग्रेस के ही नैरेटिव को फेल करती है। कांग्रेस का नैरेटिव है कि नरेंद्र मोदी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को डुबा दिया, लेकिन मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं कि आर्थिक विकास के बावजूद देश में अगर बेरोजगारी है तो उसको लेकर नाराजगी हो। मतलब मान रहे हैं कि आर्थिक विकास तो हुआ है। विकसित भारत के बावजूद क्या आजादी है, यानी मान रहे हैं कि विकसित भारत तो हुआ है। चलिए आधा पार्ट तो कम से कम सही मान रहे हैं, आधा गिलास तो भर दिया, जो बाकी आधा खाली दिखा रहे हैं उसको भी मैं भर देता हूं फैक्ट्स के साथ। जो ये कह रहे हैं कि वहां पर भी चुनाव को लेकर मन में लोगों के शक पैदा हुआ, बहुत शक पैदा नहीं हुआ, शक पैदा किया गया और यहां भी आप लोग वही कर रहे हैं। यानी जो मॉडल बांग्लादेश का है वही मॉडल एक तरीके से कांग्रेस पार्टी इतने सालों से, इतने वक्त से इस देश में इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। सवाल तो यह पूछा जाना चाहिए कि उस मॉडल को तैयार कौन कर रहा है जो हर देश में बट रहा है। यहां संविधान खत्म होगा, सेम नैरेटिव अमेरिका के चुनाव में, बांग्लादेश में चुनाव गड़बड़ है, वही सेम नैरेटिव इंडिया में। यह कहां से कंट्रोल हो रहा है नैरेटिव? कल सलमान खुर्शीद का बयान, आज मणिशंकर अय्यर का ऐसा बयान, यह सिर्फ सहयोग है नहीं बॉस। ये पब्लिक के अंदर ये लोग धीरे धीरे इंजेक्ट कर रहे हैं कि गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है। कोई गुस्से में रिएक्ट करे, कोई निराश होकर रिएक्ट करे, कुछ तो करे लेकिन रिएक्ट तो करे। यही प्रयास दिख रहा है। क्योंकि मणिशंकर अय्यर के बारे में ये याद रखिए, ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो कह चुके हैं कि पाकिस्तान को इज्जत दी जाए क्योंकि उनके पास एटम बॉम्ब है। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो 1962 में भारत पर चीन के हमले को कथित हमला कह चुके हैं और फिर माफी मांगी। ये वही मणिशंकर अय्यर हैं जो पाकिस्तान जाकर ये कहते हैं कि मुद्दों को सुलझाना है तो मोदी सरकार हटाओ। अब मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जब ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश जैसे हालात भारत में है क्योंकि भारत में चुनावों पर शक हो रहा है, तो उन्हें इस बात का भी जवाब देना चाहिए कि अगर चुनावों पर शक है तो क्यों इंडी गठबंधन चुनाव नतीजों को अपनी जीत बता रहा और मोदी की हार बता रहा? अगर शक है तो बोलो कि हम भी नहीं जीते हैं। अगर चुनावों में गड़बड़ी हुई तो कैसे कांग्रेस अपनी 99 सीटों के आने पर मस्ती में झूम रही है, राहुल गांधी को गजब का नेता बता रही है? लेकिन लोगों के अंदर शक पैदा करना है, लोगों को उकसाना है जिससे भारत में भी वही सब हो जो दूसरे देशों में हो रहा है। क्या ये लोग यही नैरेटिव पे काम कर रहे हैं? हर संस्था पर सवाल उठा देना, हर संस्था पर संदेह पैदा करना और हर बात में राजनीति घुसेड़ देना, यही सब इंडी गठबंधन कर रहा है। जैसे आप विनेश फोगाट के मामले में देखिए, पूरा देश एक साथ है और इंडी अलायंस और उनके चिंदी मीडिया या उनके जो मीडिया है समर्थक, उसका अलग नैरेटिव चल रहा है। सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी विनेश फोगाट के लिए अपील करने से लेकर उनको कंपटीशन के लिए तैयार करने तक। सब मानते हैं कि विनेश मेडल के हकदार हैं, फिर भी ये विनेश के मामले में राजनीति कर रहे हैं। आज राज्यसभा में मुद्दा उठाकर इंडी गठबंधन ने बॉयकॉट कर दिया। इसमें चेयरमैन तक पर सवाल उठा दिए कि वो तो नेता विपक्ष को बोलने नहीं दे रहे हैं, जबकि राज्यसभा चेयरमैन ने साफ कहा कि इस मामले में क्यों राजनीति करनी जब पूरा देश एक पेज पर, जब पूरा देश अपनी बेटी के साथ खड़ा है।
लेकिन नरेंद्र मोदी के खिलाफ सियासी स्कोरिंग करनी है और अपने नंबर बढ़ाने हैं, पब्लिक के अंदर गुस्सा भरना है। भाई भरना है, बोलते जाओ, एक ही चीज बोलते जाओ। 10 लोग कहेंगे कि यह गलत बोल रहे हैं, 2 तो मानेगा, 3 तो मानेगा, वो 2 जाके 5 को बोलेगा। झूठ ऐसे ही तो फैलता है। विनेश मामले को संसद में उठाकर ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे विनेश की चिंता सिर्फ इंडी गठबंधन को। इसी में हंगामा हुआ, बाइकआउट हुआ। देखिए आज राज्यसभा में क्या हुआ। Yesterday only we raised this issue, Sir. and it is a very important issue, Sir. not only concerned to a particular Sir, what individual. point you are making? No, this Hogan You want to discuss it? discuss, Take request to- and who is behind this, and how only 100 Sir, nothing grams. else is going on record. Nothing else is going on record. I will not allow the House to be used as such a platform. Please, sorry. Avail the rules, sorry. राज्यसभा में विपक्ष के रवैये से सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो। उन्होंने विपक्ष पर सभापति की कुर्सी का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने यह तक कह दिया कि विपक्ष को लगता है जो व्यक्ति सभापति के चेयर पर बैठा है वो इसके लायक नहीं। जगदीप धनखड़ इतना नाराज हुए कि वो रोज रोज अपमान होने का आरोप लगाते हुए कुछ देर के लिए कुर्सी से उठकर चले गए। सुनिए विपक्ष के रवैये पर सभापति जगदीप धनखड़ ने क्या कहा। जो मैं हाल के दिनों में देख रहा हूं और जिस तरीके से चुनौती शब्दों से, पत्र के द्वारा, अखबार के माध्यम के द्वारा, एक प्रमुख अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, कितनी गलत टिप्पणी की है मैंने देखा है। मेरे को यह चुनौती नहीं दी जा रही है, यह चुनौती सभापति के पद को दी जा रही है। और यह चुनौती, प्लीज, यह चुनौती इसलिए दी जा रही है कि जो व्यक्ति इस पद पर बैठा है वो इसके लायक नहीं है, ऐसा ये सोचते हैं। जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। काफी देर तक हुए हंगामे के बाद राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने विनेश फोगाट के मुद्दे पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार और पूरा देश विनेश फोगाट के साथ खड़ा है, लेकिन इस मुद्दे को पक्ष और विपक्ष में बांटने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ नड्डा ने सभापति की चेयर के अपमान की भी निंदा की।